सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर महेश, जॉइंट कमिश्नर एंड डायरेक्टर फ्रॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एनिमल हस्बेंड्री, हेसरगट्टा, बेंगलुरु। हम पशुपालन डिपार्टमेंट से, मंत्रालय फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री से है। आप लोग बहुत दिनों से हमसे जुड़े हैं। 15 एपिसोड हमने पहले ऑनलाइन में किए थे। पहली बार हमने 16th एपिसोड हमारा सेक्रेटरी मैडम के निर्देशन से सेक्रेटरी मैडम से किया। ऐसे ही जारी रखते हुए अभी टुडे हम लोग जुड़े हैं। इतना प्यारा सा हमारा जॉइंट सेक्रेटरी है, वो 8.5 ईयर से हमसे जुड़े हैं। मैं तो पर्सनल नाता रख रहा हूँ। मैं अभी जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर ओपी चौधरी का आप सबका द्वारा वेलकम करता हूँ सर। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत। अभी बहुत खुशी हो रही है सर आपसे जुड़ के। आप लोग 8 साल से जुड़े हैं, देन आपने मेरे को इतना मार्गदर्शन दिया है। अभी सर आप थोड़ा आपका एक्सपीरियंस एंड आपका बैकग्राउंड थोड़ा दर्शकों को थोड़ा बताइए। धन्यवाद डॉक्टर महेश। और आज आपके माध्यम से मैं दर्शकों से मुखातिब हो रहा हूँ। समस्त दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्ते। मैं इस विभाग में एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरी का जो मिनिस्ट्री है, इसमें मैं पिछले 8.5 साल से काम कर रहा हूँ। मैं भारत सरकार का मध्य प्रदेश काडर का अधिकारी हूँ और मेरी बैकग्राउंड, मैं किसान का बेटा हूँ, तो इस सेक्टर को मैं अच्छी तरह से बचपन से ही जानता हूँ। और मेरी पढ़ाई लिखाई IIT रुड़की और IIM लखनऊ में हुई है। बढ़िया सर, बढ़िया सर। अभी सर आप इतना सनराइज सेक्टर है हमारा एनिमल हस्बेंड्री में, आप तो इंडस्ट्री लोगों से बहुत जुड़े हैं। यू आर वेरी क्लोज टू स्पेशली पोल्ट्री सेक्टर एक्सेट्रा। अभी सर आप जो फ्लैगशिप स्कीम्स यू आर ड्राइविंग डिपार्टमेंट में, उसका बारे में थोड़ा, फ्लैगशिप स्कीम्स का बारे में बताइए। ये देखो, जब मैं इधर इस डिपार्टमेंट में आया था तो एक चीज़ जो देखने में आई थी कि प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है और इंडस्ट्री के साथ जो इंटरफेस है वो बहुत कम है। तो उस दौरान के जो सचिव थे, मंत्री लोग थे, उनके साथ मिलकर के इस पे मशवरा हुआ, चर्चा हुई कि हमको प्राइवेट सेक्टर और इंडस्ट्री की भागीदारी कैसे बढ़ाएं। जैसा कि आपने खुद कहा है कि आज की तारीख में पोल्ट्री इंडस्ट्री 2 लाख करोड़ से ऊपर का बिजनेस करता है, सेक्टर है, तो काफ़ी मेजर सेक्टर बन के उभर रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर का ही इसमें बहुत बड़ा योगदान है। भारत सरकार की जो स्कीम्स थी वो गरीबी रेखा से ऊपर करने के लिए, हमारे जो गरीब भाई हैं, छोटे किसान हैं, उनको ऊपर करने के लिए प्रयास करती रही हैं। लेकिन इंडस्ट्री के साथ पहला जो फोकस हुआ और हमने स्कीम चलाई, वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी हम लोग जो स्कीम चला रहे हैं वो एक तो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, जिसमें 30,000 करोड़ का फंड है, जो कि इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम है। इसमें पोल्ट्री, शीप, गोट, डेयरी, फीड, फॉडर, जितना भी फार्मास्यूटिकल, वेटरनरी ड्रग्स, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, जो कि वेटरनरी सेक्टर को, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर को आगे बढ़ाती हैं और उनकी ज़रूरत है। दूसरा, हम लोगों ने जो बहुत बड़ा फोकस किया है वो ख़ास तौर पे ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे है और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे है कि हमारे देश में जो लोग यंग लोग हैं, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा लोग नौकरियों के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन सरकार की तो नौकरियां सीमित रहेंगी हमेशा। तो अगर नौकरियां लगानी है तो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा। और यंग जो बच्चे हैं जो कि एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में, डेयरी सेक्टर में, फिशरी सेक्टर में काम करना चाहते हैं, उनके लिए उद्यमता विकास की स्कीम हमने नेशनल लाइव स्टॉक मिशन से चलाई। तो ये इसका इम्पोर्टेंट है। डेयरी में भी जो BMF है, ब्रीडर मल्टीप्लिकेशन फार्म है, वहाँ भी उद्यमता विकास की स्कीम है। और ख़ास तौर पे ये जो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, होता क्या है कि आप रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लो, लेकिन वैल्यू एडिशन के लिए आपको प्रोसेसिंग करना पड़ता है। तो ये जो स्कीम है वो प्रोसेसिंग की है, जिसमें प्रोसेसिंग है, डेयरी प्रोसेसिंग है, फीड प्रोसेसिंग है, मीट प्रोसेसिंग है। और इससे क्या है कि वैल्यू एडिशन होगा तो किसान को भी इसमें जब पास ऑन होगी
रॉ मटेरियल खरीदने में कीमत, तो वो भी ज़्यादा मिलेगी। बहुत बढ़िया सर। अभी आगे बढ़ेंगे सर। अभी आपका रोल बहुत याद करता है पोल्ट्री सेक्टर। वो एक बार हमने सोचा था सोया विदेश से नहीं आ सकते भारत देश, बट वो आपने इतना अच्छा सा रोल किया। ये पहली बार फर्स्ट इंपोर्ट ऑफ सोया इनटू द कंट्री। आई थिंक यू आर मोस्ट इंस्ट्रूमेंटल सर। थोड़ा उसका बारे में दर्शकों को बताइए, क्या हुआ था, क्राइसिस कैसे आगे बढ़ा हम लोग। देखो, जैसा कि आप जानते हो कि हमारे देश में अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सोया है वह अलाउड नहीं है। तो जो हमारे यहाँ ऑलरेडी देसी सोयाबीन है वह जो पैदा होता है तो उसकी पैदावार पर एकड़ कम है। तो उसके कारण बीच बीच में, जैसे आपको पता है कि पोल्ट्री फीड में प्रोटीन के लिए सोयाबीन की बहुत ज़रूरत है, जिसको हम सोया मील कहते हैं। कि अगर आप तेल निकाल लो क्रश करने के बाद तो जो बचता है वो सोया मील होता है, और वो पोल्ट्री के मील में खाने में काम आता है, और उसी से पोल्ट्री का जो वेट बढ़ता है और अंडा भी बहुत अच्छा संख्या बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में सोया मील की क्राइसिस देश में बीच बीच में होती रहती है, क्योंकि पोल्ट्री सेक्टर का एक्सपेंशन बहुत फास्ट है। अब देश में जो पैदा हो रहा था वो मान लो आपका पैदा हो रहा था 50 लाख करोड़ बर्ड्स के लिए, लेकिन अभी आपका मान लो 85 लाख करोड़ से ऊपर बर्ड्स आपने लगाए हुआ है। पोल्ट्री सेक्टर एक्सपेंशन हो रहा है, देश के कोने कोने में पहुंच रहा है, तो सोया मील की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में पोल्ट्री जो इंडस्ट्री है वह बीच में मांग किया, तो भारत सरकार ने उसको, हमारी बात को, जो कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज है, कैबिनेट कमेटी है जो इस काम को देखते हैं, होम मिनिस्टर की अध्यक्षता में है, हमने अपने केस को उनके सामने प्रेजेंट किया और उनको बताया। तो उन्होंने जो जीएम सोया मील है, सरकार ने उसको अलाउ किया। जीएम सोया मील का मतलब ये हुआ कि सोया मील बाहर से आएगा लेकिन वो नॉन लिविंग होगा। हाँ, नॉन लिविंग होगा, तो वह देश में कोई किसी तरह का जीएम पैदा नहीं कर सकता। हाँ, तो इसलिए वह इंडस्ट्री को उस क्राइसिस से उभरा, और इसमें भारत सरकार का और डिपार्टमेंट का, मंत्री लोगों का बहुत बड़ा योगदान है कि टाइम से छोटे किसान को भी उनकी रोजी रोटी ख़त्म होने से बच गई, और इंडस्ट्री की ग्रोथ पे भी असर नहीं पड़ा, और कंज्यूमर को भी अंडा और चिकन एक रीजनेबल रेट पे मिल पाए। थैंक यू सर, वो तो बहुत यादगार था सर। अभी लेट अस मूव ऑन सर। आपका दूसरा सेक्टर विच वेरी फेवरेट इज फॉडर, चारा। चारा तो अभी देश में इतना कष्ट हो रहा है, तो उसका बारे में थोड़ा सविस्तार से, अवेलेबिलिटी क्या स्कीम्स है वो थोड़ा बता दीजिए। चारा देखो, इस देश में, क्योंकि मैं तो किसान का बेटा हूँ, तो जो छोटा किसान है, मार्जिनल फार्मर है, और जो मज़दूर है जो गाय भैंस रखते हैं, ख़ास तौर पर भेड़ बकरी रखते हैं, वह लोग, मैंने देखा हुआ है कि ज़्यादातर बैलेंस्ड डाइट अपने पशुओं को नहीं खिला पाते। वो ट्रेडिशनली ही उनकी आदत है, और परचेजिंग पावर भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं, जैसे गाय भैंस का है तो दिन में वो खेतों में चरा लेंगे, खेतों की मेड़ों पे चरा लेंगे, नहर के किनारे चरा लेंगे, कैनाल के किनारे चरा लेंगे, और जो कॉमन लैंड होता है पंचायत का वहाँ चरा लेते हैं खाली जगह पे, और शाम को फिर अपने घर में बांध करके वो भूसा डाल करके खली का ऊपर से वो रख देते हैं, तो वो इस तरह चराते हैं। लेकिन वो बैलेंस डाइट नहीं है, उसमें प्रोटीन की मात्रा, बाकी एंजाइम्स हैं, विटामिन्स हैं, माइक्रोन्यूट्रेंट हैं, वो ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखो कि देश में लगातार ग्रीन फॉडर की लगभग 20-25% कमी है, डिमांड एंड सप्लाई अगर आप देखें तो। ऐसे ही ड्राई फॉडर की भी काफ़ी कमी है, 25 से 30% कमी है, और 40% के आसपास तो कंसंट्रेट फीड की कमी है। तो डेयरी ऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है वो तो अपने जानवरों को रिच डाइट खिला पाता है, लेकिन जो बाकी किसान लोग हैं, जो गांव में दूर दराज के लोगों में बसते हैं, वह जो ट्रेडिशनल खाना है वही खिलाते हैं। तो उससे उनकी ग्रोथ पे बहुत असर पड़ता है और दूध देने में भी कमी आती है। तो हम लोगों ने क्या सोचा
कि इस फॉडर की समस्या को मल्टी अटैक किया जाए इसको सॉल्व करने के लिए। तो अब देखो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में हम 4 कंपोनेंट हैं इम्पोर्टेंट, जिससे हम सब तरह से इस समस्या को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला प्रयास है कि उद्यमता विकास करना फॉडर सेक्टर में जरूरी है। ग्रीन फॉडर और ड्राई फॉडर की कमी महसूस न हो, और जो किसान अपने पशुओं को अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं खिला पाता, उसके लिए रीजनेबल कॉस्ट पर अच्छी क्वालिटी का साइलेज और टीएमआर टोटल मिक्स राशन कैसे उपलब्ध कराया जाए। तो इस क्षेत्र में हमने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का कार्य शुरू किया है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार 1 करोड़ का प्रोजेक्ट फीड फॉडर के लिए देती है, और उसमें 1 करोड़ के प्रोजेक्ट में 50 लाख भारत सरकार की सब्सिडी है, और 50 लाख का जो बचा हुआ पैसा है उसमें से 40 लाख सॉफ्ट लोन के रूप में उपलब्ध कराती है एनुअल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत। केवल उद्यमी को 10% पैसे ही एक बार में देने हैं। अब इसमें क्या करोगे आप कि जैसे कि आज की तारीख में पूरे देश में जो फॉडर का क्षेत्र है वो पिछले 4-5 दशकों से 5% से ऊपर नहीं बढ़ पाया है। अब बढ़ता ऊपर क्यों नहीं है? इसलिए नहीं बढ़ता है कि फॉडर की फसल अगर किसान उगाता है तो उसको चावल और गेहूं, सोयाबीन, कपास जो दूसरी फसलें हैं उसके मुकाबले कीमत मिल नहीं पाती है, तो फॉडर की फसल उगाता नहीं है। अब जो हमने उद्यमिता विकास का काम शुरू किया है, इसमें आप देखोगे कि एक एंटरप्रेन्योर को एक पंचायत में मान लो एक प्लांट लगाना है जहां उसको साइलेज के ब्लॉक बनाने हैं और टीएमआर टोटल मिक्स राशन के ब्लॉक बनाने जो भूसा में से बनते हैं। तो उसका आईसीआर ने एक फॉर्मूला दे रखा है कि भाई आप जो ग्रीन फॉडर है उससे साइलेज कैसे बनाएं, और साइलेज में भी विटामिन, माइक्रोन्यूट्रेंट और उसको एनरिच कैसे करें, समृद्ध कैसे करें, जिससे कि जानवर उसको सीधा खा ले और हृष्ट-पुष्ट हो जाए उससे। ऐसे ही टीएमआर का है कि भूसा है, भूसा में बैलेंस रूप में विटामिन, माइक्रोन्यूट्रेंट कैसे मिला करके उसका ब्लॉक बना करके, और उसकी कीमत कितनी है जिससे कि किसान खरीद पाए। तो हमने देखा जो लिविंग एग्जाम्पल्स हैं, सक्सेस स्टोरी हैं। So India, we cannot afford to waste even a single blade of grass. So silage, as you know, like it is pickle. Silage is also like made in season when it is season is there, and it can be preserved for more than 1 year. As we started silage baling as an activity, as a production from 2015, then we realized the importance of silage not in the 400 kilos, but it should be in 50 kilos bale. With this hub and spoke model, where our missionary is creating small entrepreneurs across India. So these entrepreneurs are serving the dairy farmers, number one, and reducing the cost of production. This industry is a wholesome in a village in itself. So if I say village should be self-sustaining, starting from the entire value chain, starting from the crop, the farmer is producing maize, then a rural entrepreneur is converting that into silage, and silage is also consumed by a rural dairy farmer, and this industry is completed in itself in a village. जो कि हमारे प्रोजेक्ट के तहत हुई हैं, उसमें हमने देखा कि एक पंचायत में, 2 पंचायतों में एक एंटरप्रेन्योर बड़े आराम से उसकी बिक्री हो सकती है, मार्केट मिल जाता है। तो इसमें जो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है उसमें एक मशीन लगाता है साइलेज और टीएमआर बनाने की, गोदाम बनाता है, ट्रैक्टर ट्रॉली खरीदता है और बाउंड्री करता है, एक छोटी सी ऑफिस और गोदाम बनाता है। अब वो आसपास के जो किसान हैं उनसे एक एग्रीमेंट कर लेता है कि आप अगर फसल उगाते हो मक्का की, चरी की, बाजरा की या दूसरी जो चारे की फसल है नेपियर की आप उगाते हो, तो आपको मैं आपके खेत से ही 1 या 2 रुपये किलो खरीद लूँगा तौल करके, हरे चारे को ही तौल करके। तो उसमें देखा गया कि अगर 4 महीने में एक फसल होती है तो किसान को फसल जो पैदा हुई वो 3 फसल हो गई साल में, और एक फसल से भी 1 एकड़ में अगर 1.5 लाख रुपए पैदा होता है तो पूरी साल का आप ये देखो
मिनिमम अगर एक भी मान लो तो 3 लाख रुपए एक एकड़ के पैदा हो गए। तो अब किसान जो है ये चारे की फसल उगाने लगे, क्योंकि और किसी फसल से 3 लाख रुपए एकड़ पैदा होती नहीं है। तो अब आप देखो कि ये जो चारे का क्षेत्र है जो पहले बढ़ नहीं रहा था, अब बढ़ना शुरू हो गया है, पहली बात। दूसरी बात कि आज की तारीख में हरा चारा देखो, मान लो 3 रुपए किलो मिलता है बाजार में, और भूसा वगैरह मान लो 5-6 रुपए किलो मिलता है। तो ये जो साइलेज या TMR की भी कीमत ज़्यादा नहीं है, वो 10-12 रुपए किलो मिल जाता है। तो वो किसान की खरीदने की जो ताकत है उसके तहत ही आ जाता है, और पशु को एक बैलेंस डाइट मिल जाती है। तो ये पूरे देश में हमने देखा है कि ज़बरदस्त ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का काम है, ये पूरे देश में किसानों ने और उद्यमियों ने, और इवन हमारे और आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बच्चे भी, क्योंकि इससे कीमत एक साल में 25 से 30 लाख रुपए कमा लेता है। तो अब वो नौकरी की तरफ नहीं भाग रहा है, अपने उद्यम को कर रहा है, बल्कि नौकरी दे रहा है। बढ़िया सर, वही इसका बहुत असर हुआ है सर। अभी आई थिंक ऑलमोस्ट नाउ देयर इज एन एंटरप्रेन्योर इन पुणे सर, वो 50 करोड़ का टर्नओवर करता है फॉडर में। ऐसे पंजाब में देयर आर 300 यूनिट्स, टर्नओवर उनका है सर 1500 करोड़। मतलब छोटा छोटा करके बड़ा बड़ा करके चारे के लिए बहुत माध्यम हुआ है सर। नेक्स्ट सेक्टर आपका बहुत फेवरेट है सर, NLM में बहुत पॉपुलैरिटी आया भेड़ बकरी के लिए सर। तो भेड़ बकरी के लिए NLM का इतना दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में बहुत लोग लिया है, उसका बारे में थोड़ा बताइए सर। वो 50 लाख तक सब्सिडी है नेशनल लाइवस्टॉक मिशन। इसमें मैं बताता हूँ कि जो उद्यमता विकास का काम है नेशनल लाइवस्टॉक मिशन में, वह भेड़ बकरी, फॉडर, पोल्ट्री, सीप, गोट और पिगरी के लिए है। तो भेड़ बकरी के केस में हम देखते हैं कि ये भी प्रोजेक्ट 1 करोड़ रुपए का है। 1 करोड़ में 50 लाख भारत सरकार की सब्सिडी है, और 50 लाख में से केवल 10 लाख रुपए ही उसको अपने भरने हैं। 40 लाख एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत मिलते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये सारी प्रोसेस इतनी पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि पोर्टल के थ्रू है। पोर्टल में आप अप्लाई करिए, आप हमारे वेबसाइट पे जाएं, पोर्टल के बारे में डिटेल दिया हुआ है। पोर्टल पे आप अप्लाई करिए, पोर्टल पे आप अंदर घुसोगे मोबाइल से, OTP आ जाएगा, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, अप्लाई करिए। उसके रिक्वायरमेंट आपके पूरे हैं तो वो ऑनलाइन स्टेट गवर्नमेंट को चला जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट से फिर वो एक कमेटी के पास, उसमें करना कुछ नहीं है, कमेटी के थ्रू, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के थ्रू इधर आ जाता है। हम कोशिश करते हैं कि 1 हफ्ते और 15 दिन के बीच में उसको अप्रूव कर देते हैं, तो किसी को कोई परेशान नहीं होना है, चक्कर नहीं काटने हैं। तो आपने जैसे बताया कि सीप और गोट का भी ज़बरदस्त मार्केट डेवलप हुआ है इसके द्वारा। फॉडर के बाद नंबर 2 पे अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुए हैं तो वो शीप एंड गोट के, वो नॉर्थ इंडिया में भी हैं और साउथ इंडिया में भी। हाँ, पूरे देश में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। और यहाँ भी जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो हमारा रिव्यू हुआ है, समीक्षा हुई है, उसके हिसाब से वो भी 30 से 40 लाख रुपए साल में कमा लेता है। अब इसमें प्रोजेक्ट में 500 भेड़ या बकरी आप रख सकते हो। स्टॉल फीडिंग के मॉडल हैं, चराने आपको नहीं ले जाना है कहीं। जो ICR के नए मॉडल हैं वो सब स्टॉल फीडिंग के हैं, नहीं तो पहले आपको 500 बकरी को कहाँ चराने ले जाओगे। तो आपको ऐसा ही 2-3 एकड़ ज़मीन में आपको एक में आपको स्टॉल फीड करके चराना, खाना खिलाना है, और फिर आपको तख्त वगैरह डाल करके, जिससे बकरियां उछल कूद करती रहें, तो उनको, जिससे उनके जो खुर हैं नीचे के वो गले नहीं तो अगर आप बकरियों की उछल कूद नहीं कराओगे तो वो गल जाते हैं, तो बकरियां मर जाती हैं। तो ये स्टॉल फीडिंग का है। तो इसमें जो MBA किए हुए बच्चे हैं वो भी कई भेड़ बकरी का काम कर रहे हैं और 30 से 40 लाख रुपए साल में कमा रहे हैं। अब इसमें ये भी आया था कि साहब 500 बकरी से कम भी रख सकते हैं क्या, तो उसका भी हमने सिंप्लीफिकेशन कर दिया है। 100 बकरी का रख सकते हो, 200, 300, 400, 500, तो इस तरह का है। ऐसे ही मैं आपको पोल्ट्री का बता देता हूँ। पोल्ट्री के केस में भी जो मॉडर्न पोल्ट्री का यूनिट्स है, खासतौर पर रूरल पोल्ट्री, आपने देखा हुआ है कि रूरल इंडिया में लोग ऐसे ही दड़बे में रख लेते हैं। यहाँ हमने उसी को एक फॉर्मल सेक्टर में लाने के लिए
ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने के लिए प्रयास किया है। अब ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का आप देखोगे कि जो टोटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, एनिमल हस्बेंड्री का अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, और इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, तो ये जो उद्यमता विकास है ये ऑर्गेनाइज कर रहा है इसको। तो पोल्ट्री के केस में भी 50 लाख का प्रोजेक्ट है, और 50 लाख में 25 लाख भारत सरकार के हैं, और वो 25 लाख में से एंटरप्रेन्योर को केवल 5 लाख देने हैं। बाकी एनिमल हस्बेंड्री, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से सॉफ्ट लोन है, बहुत कम ब्याज पे लोन है, और वो भी 8 साल में आपको वापस करना है, और 2 साल शुरू में कुछ देना नहीं है। तो इसमें आप देखोगे कि पोल्ट्री में भी एक फार्म आप लगाओगे, उसके बाद एक आप डे ओल्ड चिक वाला यूनिट लगाओगे, हैचिंग करने के लिए लगाओगे, फिर आप DOC का एक मदर यूनिट है जो आपको 2-3 हफ्ते का है, तो मदर यूनिट के बाद आप बेच दोगे। तो इससे बहुत अच्छी क्वालिटी का एक मुर्गी का बच्चा आपको आसपास में बेचने के लिए मिलेगा। तो एक तो जो बहुत ही आजकल तो आप जान रहे हो कि वो जो ख़ास तौर पे लेयर है वह 320 अंडे तक देने लग गया है, लेकिन ये गांव तक कैसे ले जाया जाए? गांव वाले तो अभी 100-120 पे ही टिका हुआ है। तो इससे ब्रीड इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है और कम खर्चे में आपको लाभ मिल रहा है। तो इसमें भी 15 से 20 लाख रुपए किसान कमा लेता है। नए भारत की नई ग्रोथ स्टोरी का ईंधन है आत्मविश्वास। ही आमची फ्री रेंजची पोल्ट्री आहे। फ्री रेंज म्हणजे मुक्त पक्षी। आमच्याकडे गिरिराज, वनराज, कावेरी, RIR, ब्लॅक ऑस्ट्रोलॉप असे वेगवेगळे जाती आहेत ज्यांचं फ्री रेंजमध्ये इम्युनिटी खूप स्ट्रॉंग आहे आणि अशा कोंबड्यांच्या देशी अंड्याला हल्ली डिमांड खूप वाढते आणि म्हणून आम्ही डायरेक्ट फार्मर टू कंझ्युमर हा मॉडेल डेव्हलप करून लांबपर्यंत लोकांना अंडी घरपोच करत आहोत। 20 साली आम्ही हे छोट्या स्तरावरती चालू केलेली पोल्ट्री आहे आणि आत्ता आम्ही ह्याला 500 पक्ष्यांपर्यंत नेऊन आम्हाला वार्षिक 10 ते 11 लाखाचं उत्पन्न मिळत आहे। ऐसे ही पिगरी का है। पिगरी का खाट तो उसमें नॉर्थ ईस्ट में हम देख रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट काफ़ी सफल हुआ है। यहाँ 60 लाख का प्रोजेक्ट है। 60 लाख के प्रोजेक्ट में से 30 लाख भारत सरकार के हैं। 30 में से केवल आपको 6 लाख देने हैं बचे हुए में से, बाकी भारत सरकार सॉफ्ट लोन आपको दिलाती है। और पिगरी के केस में भी आप जानते हो कि कुछ दिन में ही आपके एक के 14-14, 15-15 बच्चे हो जाते हैं। तो ये प्रोजेक्ट भी आपको 25 से 30 लाख रुपए साल में इनकम दे रहा है। तो इससे एक रेवोल्यूशन सा देश में आ गया, क्रांति आ गई एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में, और बहुत नए जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं वो आए। क्योंकि आप देख रहे हो कि एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट बहुत कम है, और यहाँ का जो ग्रोथ रेट है पोल्ट्री का लगभग 10% चल रहा है, इसका डेयरी का लगभग 6 से 7% चल रहा है ग्रोथ रेट। तो ये जो है आने वाले फ्यूचर का जो है ये सेक्टर है। बढ़िया सर, बढ़िया बात बोला सर आपने, क्योंकि हम लोग फूड सेक्टर में है, पॉपुलेशन तो नंबर 1 हो गया हम, बट फूड तो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसीलिए जो रेवोल्यूशन मंत्रालय से, डिपार्टमेंट से आ रहा है, जो वेदर इट इज़ डेयरी, वेदर इट इज़ पोल्ट्री, वेदर इट इज़ शीप एंड गोट, पिगरी, रेवोल्यूशन हो गया सर। 50 लाख का सब्सिडी कोई मंत्रालय में कोई स्कीम में इतना नहीं दे रहा है सर। सर अभी आगे बढ़ेंगे, आपके पास अभी पोल्ट्री डिवीज़न है और हमारा फॉडर डिवीज़न है, वो किन किन प्लेस में हमारा CPDOs है, किन किन प्लेस में हमारा RFS है, उसका रोल भी बहुत रिकग्नाइजेबल हो गया, बढ़िया ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, उसका बारे में थोड़ा। हाँ, जैसे कि आप स्वयं डायरेक्टर हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के, तो अपने देश में जो हमारे फील्ड फॉर्मेशंस हैं वो इसलिए हैं कि हम हर एक प्रदेश में जो टेक्नोलॉजी है वो किसान तक ले जा पाएँ, और जो नए नए तरीके हैं एनिमल फार्मिंग के उनको किसान तक कैसे ले जाएं, और किसानों को अच्छी क्वालिटी के मुर्गे कैसे उपलब्ध कराएं, अच्छी क्वालिटी के सीड कैसे उपलब्ध कराएं चारे के, अच्छी क्वालिटी के भेड़ बकरी कैसे उपलब्ध कराएं।
तो इसके लिए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अच्छी क्वालिटी का फीड कैसे उपलब्ध कराएं, पूरे देश में हमारा जाल बिछा हुआ है संस्थाओं का। अब उसमें जैसे हमारे सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चंडीगढ़ है, आपका बेंगलोर में भी एक है, एक भुवनेश्वर में है, एक मुंबई में है। तो इस तरह करके अपने 4 संस्थाएं हैं और ये पूरे देश को 5-5, 6-6, 7-7 स्टेट्स को कवर करती हैं। और रीजनल फॉरेस्टेशंस हैं, वो भी पूरे देश में फैले हुए हैं। जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में हैं, आपका बेंगलोर में हैं, और रीजनल फॉरेस्टेशन हिसार में हैं, रीजनल फॉरेस्टेशन आपका चेन्नई में हैं। तो इस तरह करके आप देखो कि पूरे देश में इसका जाल बिछा हुआ है। ऐसे ही हमारी एक संस्था है भेड़ बकरी की, वो हिसार में है, जो पूरे देश को कैटर करती है। ऐसे ही कैटल का भी है। तो इस तरह ये इस सहूलियत के लिए है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, नई अवेयरनेस आती है, नई फार्मिंग के तरीके आते हैं, तो उनको किसानों तक कैसे पहुंचाएं और किसानों को ट्रेनिंग कैसे दें। बढ़िया सर, दर्शकों के लिए बहुत सुविधा हो जाएगा, वो जिधर भी चाहे हमारा संस्थान में जाके हेल्प ले सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। अभी फाइनली आ रहा हूँ सर, अभी आपने 8.5 years इधर काम किया, इधर आपका जो मेन मेमोरी है, स्टेप्स है, वो क्या आप यादगार रहे? व्हाट इज दैट यू हैव एंजॉयड एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वांट टू कैरी मेमोरी, वो थोड़ा बता दीजिए सर। मैं देखो आपको बताऊं, जैसे कि मैंने अपनी बैकग्राउंड में बताया था कि मैं रूरल बैकग्राउंड है मेरी, और लकीली मैं मैनेजमेंट का भी कोर्स किया हुआ है। फ्लैगशिप जो प्रोग्राम आपका इंस्टीट्यूशन है IIM से किया है। तो शुरू से ही मेरा यह था कि भाई आप कोई स्कीम चलाते हो तो आप वेल्थ भी क्रिएट करो और वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट भी करो। तो इस सेक्टर में जो मैंने आपको बताया, जो मैं बहुत मेरे दिल के करीब है, कि जो डेवलपमेंट है उसको आम आदमी को उसकी मेन स्ट्रीम में लाओ। हाँ, अब उसको कैसे लाएं? कहना तो आसान है, कैसे करें? पहले आपने देखा होगा कि इसी सेक्टर में 1 गाय 2 भैंस ये देने का स्कीम चलती थी, और उसको हम लोग कहते थे कि नाबार्ड के थ्रू चलाते थे कि ये गरीबी रेखा को दूर करने के लिए है, गरीबी से उठाने के लिए लोगों को। 40 मुर्गे हो गए, 10 भेड़ हो गई, इस तरह का कार्यक्रम हम करते थे। लेकिन जब उनका रिव्यू हुआ, नीति आयोग ने रिव्यू किया, तो उसका पता लगा कि साहब जिस काम के लिए आपने दिया था वो मौके पे गरीबी नहीं दूर कर पाया, क्योंकि वो जो गरीब आदमी है वो सबसे असहाय व्यक्ति है, हेल्पलेस है। हाँ, तो रिसोर्सलेस व्यक्ति अगर गाय भैंस बीमार हो गई तो डॉक्टर लाना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही मुर्गी में बीमारी आ गई तो सब मुर्गियां मर गईं। तो अब हेल्पलेस आदमी है, निस्सहाय आदमी है, उसको ताकतवर कैसे बनाया जाए, उसके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करने पड़ेंगे। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप के हमारे सारी स्कीम हैं, ये ऐसी स्कीमें हैं, इसमें एक हब एंड स्पोक मॉडल है। हाँ, कि एक बड़ा जो एंटरप्रेन्योर है वह ये प्रोजेक्ट शुरू करेगा और फिर इसके साथ 40-45 छोटे लोग जुड़े होंगे। जैसे कि आपने बकरी का शुरू किया, तो जो बकरी के बच्चे पैदा होंगे तो आप बकरी के बच्चे 40-50 जो आसपास के लोग हैं उनको पालने के लिए दे दोगे, 4-4, 5-5, 10-10, और फिर आप उनसे बाई बैक भी कर लोगे और अच्छा मार्केट ढूंढोगे बाहर। तो यहाँ एक सक्षम आदमी है जो सिस्टम को मूव कर सकता है, और उससे थोड़ा एवरेज आदमी जुड़ा हुआ है, तो इस सक्षम आदमी की ताकत उसको मिल गई। हाँ, तो इससे क्या होगा कि बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं वो पूरे हो जाते हैं, और प्राइस डिस्कवरी मार्केट तक अच्छी होती है। तो इसको ये खुद बेच करके नहीं जा सकता 50 किलोमीटर, ये जो बड़ा एंटरप्रेन्योर है वो बेचता है, या उससे वही मार्केट वाले खरीदने आ जाते हैं। तो ये आप देखो कि इसमें आप ये तो मानोगे कि हम सब लोगों को पैदाइशी तौर पर अलग अलग हैं, हमारी क्षमताएं भी अलग अलग हैं। तो कोई ज़्यादा क्षमतावान है, जेनेटिकली सुपीरियर है, कोई कम क्षमतावान है। तो जो ज़्यादा क्षमतावान है उसका क्षमता का लाभ कम क्षमतावान को मिले,
उसके स्ट्रक्चर्स हमने संरचनाएं क्रिएट की। तो उससे आप देखो कि एम्प्लॉयमेंट में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ और फेल होने के चांस बहुत कम हो गए, क्योंकि दुनिया में आप जानते हो प्राइवेट जो इंस्टिंक्ट है, एनर्जी है, उसके बराबर कोई एनर्जी ताकतवर नहीं है। जब आप अपना काम करते हो तो जी जान लड़ा देते हो, हाँ, और उसमें आप जितनी भी तरीके होते हैं सफल होने के लगाते हो आप। लेकिन जब नौकरी आप करते हो तो आपको पता है कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक करनी है। तो हमने उसी प्राइवेट एनर्जी का लाभ लेने के लिए संरचनाएं पैदा की और सक्षम लोगों को चुना एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से, और उसके माध्यम से एंटरप्रेन्योरशिप का जाल फैलाया और हब एंड स्पोक मॉडल से हम गरीब आदमी तक गए। तो ये एक बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशनरी एक स्टेप है जो एनिमल डेयरी या किसी भी सेक्टर में ये शायद नहीं है। मैं तो बड़ी उम्मीद करता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इस दिशा में काम होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा सेक्टर है और बहुत लंबी जनसंख्या के को स्पर्श करता है। और मैं आपको बता दूं कि देखो, हम जो जिस देश में रहते हैं वहाँ 140 करोड़ लोग हैं, और दुनिया के अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो आप ये देखोगे हम 16-17% लोग हैं जो इस दुनिया के 2.5 से 3% जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं। और पशुओं की बात करें तो पशु भी हमारे पास 16% के आसपास पूरी दुनिया के पशु 2.5-3% में रहते हैं। तो अब आप देखो ये कितना कठिन काम है कि छोटे से लैंड मास से आपको इतने करोड़ लोगों को खाना खिलाना, कपड़े पहनाना, उनकी गरीबी दूर करना और जो बुनियादी सुविधाएं वह देना, और ऐसे ही पशुओं के लिए भी आपको इनपुट कॉस्ट को कम करना जिससे कि कंज्यूमर जो है उसको सस्ता मिले। तो ये जब तक हम लोग इस तरह के नए नए तरीके नहीं ढूंढेंगे, टेक्नोलॉजी का, क्षमतावान लोगों की क्षमता का लाभ नहीं लेंगे, तकनीकी अच्छी नहीं ढूंढेंगे, बाहर से नहीं लाएंगे या हमारे देश में पैदा नहीं करेंगे, तब तक हम दुनिया के दूसरे लोगों से बराबरी नहीं कर पाएंगे। तो इस दिशा में हमने ये कदम उठाए और निश्चित रूप से इस तरह देश एक विकसित देश के रास्ते पे चल पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतना खुशी हुआ आपसे मुलाकात होके। ये पॉडकास्ट बहुत चेंज एजेंट जैसा हो गया। मतलब डिपार्टमेंट का इतना रोल है, बॉटम ऑफ द पिरामिड में हमने जाके हब एंड स्पोक मॉडल क्रिएट किया जो इनकेपेबल को केपेबल बनाया एंड सेल्फ सस्टेनिंग बनाया। आपको ये डिपार्टमेंट बहुत दिन याद रखेगी बिकॉज आपने लॉन्ग सर्विस ऑफ 8.5 years दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप फाइनल मैसेज जो भी दर्शकों को बोलना है, थोड़ा दर्शकों को एक फाइनल मैसेज हमसे कैसे मैं देखो दर्शकों को यही बात बताना चाहता हूँ जो मेरा यहाँ अनुभव है और मेरी बैकग्राउंड का अनुभव है कि ये एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरी एक ऐसा सेक्टर है कि अगर आप यहाँ एक कहावत है कि इस सेक्टर में अगर 1 रुपया लगाओगे तो आपको 4 रुपये का रिटर्न मिलेगा। और अगर किसी दूसरे सेक्टर में, अभी ये सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से भी आगे है, ये सनराइज सेक्टर है, और इस सेक्टर में हमको जो हमारे बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको इस सेक्टर का लाभ लेना चाहिए। इसमें दोनों ही चीज़ें हैं, आपका भी वेल्थ क्रिएट होगा और जो जुड़े हुए लोग हैं आपसे, जो पिछड़ गए हैं, उनको भी आपके थ्रू लाभ मिलेगा, वो भी आपके बराबर बैठ पाएंगे और इससे बड़ी देश के लिए कोई योगदान नहीं हो सकता। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा बात बताया। 1 रुपये डाल दो, 4 रुपये ले लो। दूसरे कोर्स इसमें इन्वेस्टमेंट में किधर भी नहीं मिलेगा। बार बार मुलाकात आपसे होगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रॉम सिया एकेडमी तरफ से। आगे वाले एपिसोड के लिए इंतज़ार करिए। नमस्ते फ्रॉम सिया बेंगलुरु। नमस्ते।